श्रेया और सृष्टि फिर से उस अघोरी के पास जाते हैं। यश के पास भी उनके साथ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पहली बात, वो श्रेया और सृष्टि को ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकता था, और उससे भी बड़ी बात, यश की वहाँ से अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं थी। वो तीनों उस अघोरी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। सृष्टि हिम्मत करके कहती है, उस रात जब मैं गुफा के बाहर थी तब तो। अघोरी सृष्टि की बात बीच में ही काटते हुए कहते हैं, वो मेरा शिष्य था। श्रेया उस अघोरी से आगे कहती है, आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें यहीं होना चाहिए था? क्या आप जानते हो हम क्या ढूंढ रहे हैं? वो अघोरी कहते हैं, तुम लोग उस साई के बारे में जानना चाहते हो? अघोरी का जवाब सुनकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। यश डरते हुए उनसे कहता है, आपको कैसे पता? अघोरी यश के सवाल का जवाब नहीं देते। श्रेया कहती है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अघोरी कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूँ और तुम्हें यही बताने के लिए अब तक यहाँ रुका हूँ। ये सुनकर सृष्टि की आंखें छोटी हो जाती हैं। उसे अघोरी का जवाब बहुत अजीब लगता है। श्रेया बिना वक्त गवाए कहती है, वो कौन है और लोगों को क्यों मार रहा है? वो अघोरी कहते हैं, वो एक प्रेत है जो 1000 सालों से भटक रहा है। उसे किसी ने कुछ अघोरियों की मदद से कैद किया था। सालों तक कैद में रहने से उसकी शक्तियां कम हो गई थीं। इसीलिए खुद को ताकतवर बनाने के लिए वो लोगों की जीवन ऊर्जा उनसे छीन रहा है। ये सुनकर श्रेया और उसके दोस्तों की आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती हैं। श्रेया कहती है, 1000 साल पुराना प्रेत? वो अपना सर खुजाते हुए आगे कहती है, वैसे ये प्रेत क्या होता है और वो यहीं क्यों आया है? वो अघोरी कहते हैं, जब किसी मनुष्य की इच्छा पूरी हुए बिना उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो प्रेत योनि में चला जाता है और फिर अलग अलग माध्यम से अपनी इच्छा या लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करता है। इसकी मृत्यु भी 1000 साल पहले अपनी कुछ इच्छाओं के साथ हुई थी, इसीलिए वो भी प्रेत योनि में चला गया था। लेकिन ये कहते हुए अघोरी खामोश हो जाते हैं। यश, सृष्टि और श्रेया एक साथ कहते हैं, लेकिन क्या? अब यश को भी इस स्टोरी में इंटरेस्ट आने लगा था। अघोरी आगे कहते हैं, 1000 साल पहले एक तांत्रिक था जिसका नाम मारीच था। उसने अपने स्वार्थ के लिए अपना वंश खत्म करने की कोशिश की। जब वो अकेले ये काम नहीं कर पाया तो उसने इस काम के लिए कुछ खतरनाक प्रेतों को चुना। उनमें से एक प्रेत ये भी था। अघोरी आगे कहते हैं, ये प्रेत हिमालय की पहाड़ी के पास के एक गांव में अपना कहर बरसा रहा था और अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत खतरनाक था, इसीलिए मारीच ने इसे चुना था। मारीच एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। उसने इस प्रेत को अपने मकसद से जोड़ दिया और ये प्रेत अपना मकसद छोड़कर मारीच के मकसद से जुड़ गया। ये सुनकर यश का मुंह बन जाता है। वो शिकायत भरे अंदाज में कहता है, उसे पहले अपना काम करना चाहिए था ना? अघोरी कहते हैं, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। मारीच ने अपने तंत्र से उसे अपने मकसद से जोड़ दिया था। वो मारीच के दिए काम से खुद को आजाद नहीं कर सकता था। उस प्रेत ने मारीच के वंशजों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे पता चला कि मारीच का एक वंशज उसके बहुत काम आ सकता है। इसीलिए वो प्रेत उस वंशज का इंतजार करने लगा। तो क्या उसे वो वंशज मिला? श्रेया क्यूरियस होकर कहती है। अघोरी जवाब देते हैं, हाँ, उसे वो लड़की मिली जिसकी उस प्रेत को जरूरत थी। उसने उस लड़की को अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके पति ने उस लड़की की रक्षा की और उस प्रेत को कुछ अघोरियों की मदद से कैद कर लिया। श्रेया आगे कहती है, तो क्या वो प्रेत फिर से उसी लड़की को ढूंढ रहा है? अघोरी कहते हैं, वो प्रेत मारीच के तंत्र की वजह से उस लड़की से जुड़ा था। मारीच के अंत के साथ वो तंत्र भी समाप्त हो गया। अब वो प्रेत अपना पुराना मकसद पूरा करना चाहता है जिसके साथ उसकी मौत हुई थी। लेकिन हाँ, इस काम के लिए उसे किसी की जरूरत है और वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। सृष्टि कहती है, उसका मकसद क्या था और उसे किसकी जरूरत है? अघोरी कहते हैं, कुछ सवालों के जवाब इंसान को स्वयं ढूंढने होते हैं। यश थोड़ा घबराते हुए कहता है, अगर आपको पता है तो आप ही हमें क्यों नहीं बता देते?
वो अघोरी उन तीनों को देखते हुए अपने मन में कहते हैं, क्योंकि सच को ढूंढते हुए ही तुम लोग उस लायक बन पाओगे कि उसका सामना कर सको। अभी तुम में से कोई भी तैयार नहीं है। ये सोचते हुए अघोरी श्रेया को देखते हैं, जो नर्वसनेस से अपने नाखून चबाते हुए गुफा पर अपनी नजरें दौड़ा रही थी। श्रेया को देखते हुए अघोरी अपने मन में कहते हैं, पद्मिनी ने कहा था उसका वंश आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से होगा उन्होंने सोचा नहीं था। इस लड़की में युवराज और सुहानी के साथ साथ उनकी शक्तियों का भी अंश है, लेकिन ये इन सबसे अनजान है। सृष्टि कंफ्यूज होकर कहती है, आपने ऐसा क्यों कहा कि आप हमें यही बताने के लिए यहाँ रुके थे? क्या आप हमें जानते हो? वो अघोरी कहते हैं, तुम चारों अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो और अब तुम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। यश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इन सब में शामिल नहीं होना चाहता था, इसीलिए अघोरी की बातें उसे डरा रही थीं। वहीं श्रेया कंफ्यूज होकर एक बार यश की तरफ, एक बार अपनी तरफ, फिर एक बार सृष्टि की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करती है और फिर अघोरी से कहती है, लेकिन हम तो सिर्फ 3 है ना, आपने 4 क्यों कहा? श्रेया का सवाल सुनकर अघोरी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो तीनों इस बात से अनजान थे कि रियांश उनका पीछा करते हुए गुफा तक आ गया था। अघोरी की वो आखिरी बात सुनकर रियांश भी चौंक जाता है। उसे लगा नहीं था कि अघोरी को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। विराज के साथ साथ रियांश ने भी सृष्टि के घर के बाहर कुछ लोग लगा रखे थे। उन लोगों ने रियांश को श्रेया और उसके दोस्तों के साथ रात को बाहर जाने की बात बताई थी। रियांश के आदमियों ने विराज के लोगों को उलझा दिया था और रियांश श्रेया का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। जब उसने श्रेया और उसके दोस्तों को गुफा में जाते देखा तो उनकी सेफ्टी के लिए वो उनके पीछे पीछे आ गया और अघोरी की सारी बातें सुनने लगा। रियांश को पता था कि वो पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं जाता। सृष्टि अघोरी से कहती है, वो साया तो पहले देहरादून में था ना, फिर वो शिमला के उस विशिंग वेल में क्यों आ गया? अघोरी कहते हैं, उस कुएं और उस घर में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। वो जगह काली शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यही वजह थी कि मारीच ने अपनी तपस्या के लिए उस जगह को चुना था और अब ये प्रेत भी वहीं आ गया है। उस कुएं और घर का रहस्य सुलझाकर ही तुम लोग आगे बढ़ पाओगे। श्रेया सोचते हुए फिर से कुछ कहने ही वाली होती है। तभी अघोरी कहते हैं, तुम्हें जितनी आवश्यकता थी तुम जान चुकी हो, अब आगे का रहस्य तुम्हें खुद सुलझाना है। ये कहकर वो अघोरी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और श्रेया अपना सवाल अपने मन में लिए उन्हें देखती रह जाती है। अघोरी के शांत होते ही रियांश वहाँ से निकल जाता है। अभी भी श्रेया और सृष्टि के मन में कई सवाल थे, लेकिन वो अपना सवाल नहीं पूछ पाते। यश श्रेया से धीमी आवाज में कहता है, अब चले। ये सुनकर वो तीनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। श्रेया, यश और सृष्टि तीनों सड़क पर चलते हुए घर जा रहे थे। श्रेया और सृष्टि अघोरी की बताई बातों के बारे में सोच रहे थे और यश डिप्रेशन में था। वो तीनों खुद में इतना खोए हुए थे कि एक दूसरे से बात करना तो दूर, उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं था कि रात के वक्त वो उस साय का शिकार बन सकते हैं। वो तीनों अपने ख्यालों में खोए हुए चल ही रहे थे, तभी एक कार उन तीनों के पास आकर रुक जाती है। अचानक से उस कार की आवाज सुनकर वो तीनों अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और चीख पड़ते हैं। उनको चीखते देख रियांश इरिटेट हो जाता है। वो पहले ही उन तीनों की इस लापरवाही की वजह से उनसे नाराज था। रियांश कार से बाहर निकलता है। रियांश को देखकर वो तीनों चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल उनका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनके सामने रियांश सिंघानिया खड़ा है, जो उन्हें गुस्से से घूर रहा है। उन्हें याद आता है कि रियांश ने उन्हें रात में बाहर निकलने से साफ मना किया था। वो तीनों किसी शरीफ बच्चे की तरह अपना सर झुकाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ मनाली के रनवे में एक प्राइवेट जेट लैंड करता है। कुछ ही देर बाद विराज उस प्राइवेट जेट से बाहर निकलता है। विराज के पीछे अंतरा भी बाहर आती है। अंतरा विराज के पीछे उसे गुस्से से घूरते हुए चल रही थी, जिसका विराज को पूरी तरह एहसास था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। विराज जल्द से जल्द किसी से मिलना चाहता था। वहाँ से कुछ ही दूर कई गाड़ियाँ खड़ी थी और उन गाड़ियों के आसपास 3 पीस सूट में कुछ लोग थे। ये लोग विराज को रिसीव करने आए थे। विराज के कार के पास पहुंचते ही एक पतला दुबला घुंघराले बाल वाला आदमी उसके पास आता है। ये रॉबिन का खबरी रोशन था। रोशन विराज को ग्रीट करते हुए कहता है,
हेलो सर, कैसे हैं आप? इससे पहले विराज कुछ कह पाता, अंतरा बड़ी सख्ती से विराज से कहती है, हम इसी वक्त वहां चलेंगे। तुम्हें जितना सच पता करना है अभी कर लो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अंतरा के इस एटीट्यूड को देखकर रोशन चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई विराज से इस तरह से बात कर सकता है। कुछ ही देर बाद रोशन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अंतरा से कहता है, वेलकम भाभी जी। रोशन के मुंह से भाभी सुनकर अंतरा पहले तो चौंक जाती है, फिर गुस्से से उसे घूरने लगती है। अंतरा को इस तरह घूरते देखकर रोशन डर जाता है और फिर वो विराज को देखने लगता है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। रोशन को समझ नहीं आ रहा था कि अंतरा उसे इतना क्यों घूर रही है और विराज भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। रोशन घबराते हुए कहता है, भाभी। अंतरा उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, भाभी नहीं हूं मैं तुम्हारी। इस बार अंतरा का गुस्सा देखकर विराज को भी हंसी आने लगती है, लेकिन वो बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे बढ़कर अपनी कार में बैठ जाता है। इधर रोशन अंतरा के डर से कांप रहा था। अंतरा उसे घूरते हुए कार के अंदर बैठ जाती है। रोशन बिना कुछ कहे दूसरी कार में बैठता है और फिर सभी वहां से निकल जाते हैं। कार में बैठे हुए विराज अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर अंतरा पर जा रही थी। अंतरा अभी भी काफी नाराज लग रही थी। विराज अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है, क्या तुम हमेशा ही इतनी डरावनी लगती हो? विराज का सवाल अंतरा का गुस्सा और बढ़ा देता है। वो गुस्से से विराज को घूरने लगती है। विराज उसे एक नजर देखकर फिर से अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है, अब तो और भी भयानक लग रही हो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, कभी किसी कमजोर दिल वाले इंसान के सामने बिना मास्क के मत जाना, बेचारे को हार्ट अटैक आ सकता है। अंतरा अपनी आंखें छोटी करके कहती है, क्या मैं तुम्हें इतनी डरावनी दिखती हूँ? आगे चलकर ये कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज बेपरवाह होकर कहता है, ऑफ कोर्स मेरा अल्टरनेट प्लान यही है, अगर मैं उस साय को खत्म नहीं कर पाया तो तुम्हें उसके सामने खड़ा कर दूंगा। तुम्हें देखकर वो फिर से मर जाएगा। वैसे अब तक उसने तुम्हें देखा नहीं है ना? अंतरा अभी भी विराज को घूर रही थी। विराज कुछ याद करते हुए कहता है, ओह, अगर देख लिया होता तो बेचारा अब तक जिंदा नहीं होता। सॉरी, माय बैड। विराज की बातें सुनकर अंतरा का खून खौल रहा था। चाहे अंतरा कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन थी तो एक लड़की, और किसी भी लड़की को अपने चेहरे की बुराई बिल्कुल पसंद नहीं हो सकती थी। वहीं कार ड्राइव कर रहा ड्राइवर विराज की बातें सुनकर हैरान था। वैसे तो विराज ये सब काफी सीरियसली कर रहा था, लेकिन ड्राइवर को समझ आ रहा था कि वो अंतरा की खिंचाई कर रहा है। अंतरा गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। विराज उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद उनकी कार एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। कार के रुकते ही विराज का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो फौरन कार से बाहर निकलता है और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। अंतरा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी विराज पीछे मुड़ता है और अंतरा को देखकर सख्ती से कहता है, तुम नहीं जाओगी। ये सुनकर अंतरा चौंक जाती है। वो क्यूरियस होकर कहती है, लेकिन क्यों? विराज कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख रही हो, जबकि तुमने खुद अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया है। ये सुनकर अंतरा उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना ही नहीं था तो अपने साथ यहाँ लेकर क्यों आए? विराज अंतरा की आंखों में देखकर उसे वार्निंग देते हुए कहता है, यहाँ से भागने की और किसी को हार्म करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर विराज हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अंतरा विराज की बात ना मानकर उसके पीछे बढ़ती है, लेकिन तभी विराज के गार्ड्स अंतरा को घेर कर उसका रास्ता रोक लेते हैं। अंतरा उन्हें गुस्से से देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज उसे यहाँ लेकर क्यों आया है। तभी वहाँ रोशन आता है। वो उन गार्ड्स के बीच में आकर उन्हें डांटते हुए कहता है, अरे तुम लोग भाभी जी को ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? कुछ ही सेकंड्स बाद अंतरा कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और रोशन अपने गाल पर हाथ रखे उन गार्ड्स के बीच खड़ा रह जाता है। विराज जानता था कि अंतरा उससे काफी कुछ छुपा रही है और वो इतनी आसानी से अपना मुंह खोलने वालों में से नहीं है। विराज चाहता तो किसी भी तरह से उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता था, लेकिन वो किसी लड़की को इस तरह हर्ट नहीं करना चाहता था। काफी दिनों से अंतरा की नजर विराज पर थी और विराज की नजर अपने पीछे लगी अंतरा पर।
अब वो इन सब से बोर हो गया था और पूरा सच जानने तक वो अंतरा को अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। यही वजह थी कि विराज उसे अपने साथ मनाली लेकर आया था। विराज चलते हुए हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड के बाहर आकर रुक जाता है। विराज अपने गार्ड्स को एक नजर देखता है। उसके गार्ड समझ आते हैं कि विराज अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता। वो बस हाँ में अपना सर हिला देते हैं। विराज उस रूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर विराज देखता है कि बेड पर एक आदमी लेटा है। उनकी उम्र कुछ 70-75 साल लग रही थी। उनकी बॉडी पर कई सारे इक्विपमेंट्स लगे थे और वो बेड पर लेटे हुए विराज को ही देख रहे थे। विराज को देखते हुए उनकी आंखों में चमक थी। विराज काफी हद तक युवराज की तरह दिखता था। विराज उनके पास जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है और फिर सामने लेटे आदमी से कहता है, मिस्टर डेविड, मुझे। बेड पर लेटे हुए मिस्टर डेविड कहते हैं, रॉबिन ने भेजा है। जानता हूँ, हाँ बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हैं। विराज उन्हें देखते हुए कहता है, क्या वो? मिस्टर डेविड कहते हैं, मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप जो भी सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये सुनकर विराज एक गहरी सांस लेता है और अपना सवाल शुरू करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि 22 साल पहले मॉम डैड मनाली क्यों आए थे। विराज का सवाल सुनकर मिस्टर डेविड का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो उस पल को याद करते हुए कहते हैं, समायरा और उसके बेटे की वजह से। मिस्टर डेविड का जवाब सुनकर विराज चौंक जाता है, लेकिन वो बिल्कुल कामली कहता है, क्या आप मुझे पूरी बात बता सकते हैं? मिस्टर डेविड अपनी बात शुरू करते हैं। मैं आपके दादा मिस्टर यशवंत दीवान का नौकर था। मैं शुरू से ही दीवान परिवार के काफी करीब रहा हूँ। मैं उन चंद लोगों में से था जो आपके डैड की खास काबिलियत के बारे में जानते थे और समायरा के बारे में भी। हमेशा मिस्टर यशवंत दीवान के साथ होने की वजह से मुझे अंदाजा था कि शिमला के उस साय को मिस्टर युवराज, सुहानी मैडम और समायरा ने ही मिलकर खत्म किया था। उस साय के खत्म होने के बाद मिस्टर युवराज ने सुहानी मैडम से और समायरा ने एसपी अर्नव सिंह से शादी कर ली। शादी के बाद वो लोग शिमला में ही रहने लगे थे। मिस्टर युवराज अब पूरी तरह से अपनी फैमिली और अपने बिजनेस में बिजी थे, लेकिन समायरा का सफर उस साय के खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। वो जानती थी कि लोगों की जिंदगी में ऐसी बहुत सी परेशानियां थी जिसे पुलिस नहीं सुलझा सकती है। समायरा हमेशा से लोगों की मदद करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों से उन लोगों की मदद करना शुरू कर दी जो कुछ खास तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे। कुछ ही सालों में लोग दूर दूर से समायरा से मदद मांगने उनके पास जाने लगे। उसी वक्त की बात है, मनाली में कुछ अजीब से इंसिडेंट्स शुरू होने लगे थे। यहाँ लोग गायब होने लगे थे। बाहर तो बाहर, लोग अपने घर में भी सेफ नहीं थे। वो रात को अपने घर में सोते और सुबह वहां नहीं होते। उसके साथ सोए शख्स को भी पता नहीं चलता था कि वो इंसान कहाँ चला गया। पुलिस ने इसकी बहुत इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन महीनों तक कुछ भी पता नहीं चला। लोगों को लगने लगा कि बात कुछ और ही है, इसलिए कुछ लोग समायरा के पास गए और समायरा उनकी मदद के लिए मनाली आ गई। मैंने सुना था कि वो यहाँ अपने 5 साल के बच्चे को भी साथ लेकर आई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि समायरा भी अपने बच्चे के साथ बाकी के लोगों की तरह गायब हो गई। जब मिस्टर युवराज दीवान को ये बात पता चली, तब वो सुहानी मैडम के साथ यहाँ आ गए। मिस्टर युवराज के यहाँ आने के बाद ही मुझे समायरा के बारे में पता चला था। पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया और समायरा को भी ढूंढ लिया। लेकिन जब समायरा उन्हें मिली, तब उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। समायरा को यहाँ से एम्बुलेंस में ले जाया गया था। इस इंसिडेंट के बाद एसपी अर्नव और समायरा अपने परिवार के साथ देश के दूसरे कोने केरल में चले गए। फिर मिस्टर युवराज और सुहानी मैडम
अपनी फैमिली के साथ यूएसए चले गए। विराज बड़े गौर से ये सारी बातें सुन रहा था। वो मिस्टर डेविड से कहता है, और मिसेस समायरा की बेटी का क्या हुआ? मिस्टर डेविड कहते हैं, जब तक मिस्टर युवराज इस मामले से दूर थे, हमें इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करती थी, लेकिन जब वो इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने एक भी इन्फॉर्मेशन बाहर आने नहीं दी। लेकिन उस वक्त कुछ तो बहुत गलत हुआ था कि इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान देश छोड़ने पर मजबूर हो गया। मिस्टर डेविड की बात सुनकर विराज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे विराज को मिस्टर डेविड की बेवकूफी पर हंसी आ रही है। विराज उनसे कहता है, मेरे डैड को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर सच है कि कोई तो बड़ी वजह थी जो डैड हमें यहाँ से इतना दूर ले गए। इससे आगे विराज अपने मन में कहता है, और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो खुद वापस नहीं आए, बल्कि उन्होंने मुझे भेजा। शायद इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि हर इंसान की अपनी एक लड़ाई होती है जो उसे खुद लड़नी होती है, और ये लड़ाई मेरी है। विराज मिस्टर डेविड से आगे कहता है कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि मिसेस समायरा को शिमला से मनाली किसने बुलाया था? इसके बाद मिस्टर डेविड और विराज आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद विराज मिस्टर डेविड को बाय कहकर वहां से चला जाता है। बाहर आकर विराज अपने गार्ड से कहता है, इन्हें यहां से शिफ्ट कर दो। दूसरी तरफ रेयांश सड़क पर श्रेया, सृष्टि और यश के सामने खड़ा था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन तीनों को एक टक देख रहा था, और वो तीनों अपना सर झुकाए नीचे देख रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद रेयांश सख्ती से कहता है, सामने देखो। वो तीनों घबराते हुए रेयांश की तरफ देखते हैं। सिर्फ वही जानते थे कि इस वक्त वो रेयांश की तीखी नजरों का सामना कैसे कर रहे थे। रेयांश आगे कहता है, इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? ये सुनते ही श्रेया फौरन क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, जा कहाँ रहे थे, हम तो वापस आ रहे थे। श्रेया का जवाब सुनकर सृष्टि अपना सर पकड़ लेती है। श्रेया को भी समझ आ जाता है कि इस वक्त उसे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए था। वो आगे कुछ नहीं कहती। सब कुछ जानते हुए भी रेयांश कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग कहाँ से वापस आ रहे हो? किसी के पास रेयांश के सवाल का जवाब नहीं था। वो तीनों सहमे से वहां खड़े थे। यश का आज डरने का कोटा तो कब का पूरा हो गया था। रेयांश थोड़ी और सख्ती के साथ कहता है, मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? सृष्टि कुछ सोचकर अपनी उंगली अपने राइट साइड जंगल की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, वो जो बरगद का पेड़ है ना। रेयांश उस तरफ नहीं देखता, लेकिन श्रेया और यश क्यूरियस होकर उस तरफ देखने लगते हैं जहां सृष्टि ने उंगली पॉइंट की थी। श्रेया कंफ्यूज होकर कहती है, कौन सा बरगद का पेड़? ये सुनकर सृष्टि डिसअपॉइंटेड होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो रेयांश की नजरों से बचकर श्रेया का हाथ पकड़कर उस पर चिमटी काट लेती है। श्रेया इरिटेट होकर अपना हाथ सहलाते हुए कहती है, तुम मुझे चिमटी क्यों काट रही हो? सृष्टि श्रेया को तिरछी नजरों से देखकर अपने दांत पीसते हुए कहती है, भूल गई, बरगद का पेड़। रेयांश ये सब समझ रहा था, लेकिन खामोश था। श्रेया भी अब समझ जाती है कि उसे अब सृष्टि की सारी बातों का हाँ में जवाब देना है। श्रेया अब ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है, अरे हाँ, वो बरगद का पेड़। यश कुछ नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो चुप ही रहता है। रेयांश कहता है, क्या हुआ उस पेड़ को? सृष्टि कुछ सोचते हुए कहती है, वो यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान सैटरडे को रात के 12 बजे उस पेड़ के उल्टे साथ चक्कर लगाकर उस पर लाल रिबन बांध देता है तो उसकी हर विश पूरी हो जाती है। श्रेया सृष्टि को सपोर्ट करते हुए कहती है, हाँ मैंने भी सुना है। सृष्टि रेयांश को यकीन दिलाते हुए कहती है, बेचारी श्रेया पिछले कई दिनों से परेशान है। श्रेया फिर से कहती है, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। सृष्टि कहती है, हम उसकी विश पूरी करने के लिए यहाँ रिबन बांधने आए थे। कब से बेचारी की वो विश पूरी ही नहीं हो रही है। श्रेया मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, हाँ पूरी नहीं हो रही है मेरी विश। अब ऐसा लग रहा था कि श्रेया की जिंदगी का मकसद सृष्टि की हर बात को सपोर्ट करना ही है। रेयांश को सारी बातें समझ आ रही थीं। वो सृष्टि को देखकर कहता है, अच्छा ऐसी कौन सी विश है जिसकी वजह से इसकी जान निकली जा रही है? सृष्टि फौरन कहती है, बेचारी को कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए बॉयफ्रेंड की मन्नत के लिए यहाँ रिबन बांधने आए थे। श्रेया भी अपने फॉर्म में रहते हुए कहती है, हाँ हाँ हम मेरे बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ रिबन बांधने आए थे। ये कहते ही श्रेया को एहसास होता है
कि उसने अभी अभी क्या कहा है। वो हैरानी से सृष्टि को देखकर लगभग चीखते हुए कहती है, क्या मुझे सच में बॉयफ्रेंड चाहिए? अब और क्या बहाने बनाएंगे सृष्टि और श्रेया रेयांश से सच छुपाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। Double takedown.